हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य जो कि भारत के सबसे प्रमुख साम्राज्यों में से एक है। तो अपने जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में मुख्य मुख्य बातें जानेंगे। तो अपने गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में जानते हैं। के प्रमुख शासक। तो पहले अपने गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। तो पहले अपने श्रीगुप्त के बारे में लिखते हैं। श्रीगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। अब अपने इनके बारे में मुख्य बातें जानेंगे। जो है कि इन पहली सबसे मुख्य बात कि इन्होंने गुप्त पहली मुख्य बात है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरी, इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। शासनकाल अपने इनका लिख देते हैं। शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे और शासनकाल इनका 240 से 280 ईस्वी तक था। और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब जो श्रीगुप्त के बारे में मेन बात, दूसरे जो इनके बाद पर मुख्य राजा थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो अपने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में मेन बात यह है कि इन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। इन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया। इसके बाद दूसरी बात है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो अपने लिख देंगे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तीसरी बात जो थी, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। इन्होंने गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी में चला था, शुरू हुआ था। इन्होंने गुप्त संवत चलाया। जो नेक्स्ट इस वंश के राजा थे मुख्य, वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। यहाँ पे लिख देंगे अपने चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। दूसरे, प्रयाग स्तंभ लेख जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, उससे समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक
दिग्विजय व व्यक्तित्व का पता चलता है। कहाँ से? जो प्रयाग स्तंभ लेख है वहाँ से। प्रयाग स्तंभ लेख से इनके राज्याभिषेक दिग्विजय व व्यक्तित्व का पता चलता है। व्यक्तित्व का पता चलता है। इनका राज्य, अभी ये गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे, तो इनका साम्राज्य भी बड़ा था। इनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर, सिंध, पंजाब और पश्चिमी राजपूताना और गुजरात तक की सीमा से लेकर संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इनका राज्य कश्मीर, सिंध, पंजाब और पश्चिमी राजपूताना और गुजरात व समस्त भारत में फैला था। भारत में इनका शासन था। इनका साम्राज्य इन जगहों पर फैला हुआ था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। जो स्मिथ नाम के एक इतिहासकार हैं, स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन जो कि फ्रांस के एक बहुत महान शासक थे, उन्हीं के नाम पर स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि वो भी बहुत युद्ध जीते थे और समुद्रगुप्त ने भी भारत में बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त के बाद जो प्रमुख शासक थे वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यह सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। चीनी यात्री फायान इन्हीं के काल में भारत आए थे। चीनी यात्री फायान इन्हीं के काल में भारत आए थे। इनके दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। इनके दरबार में कालिदास और
अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। ये चारों गुप्त साम्राज्य के शासक थे। तो अपनों ने इन सभी के बारे में जान लिया है। समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त जो इसके संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इस वंश के एक और राजा थे जिनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राज्य संभाला था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, तो अपने यहाँ लिख देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त ने शासन संभाला था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। दूसरी बात, ह्वेनसांग ने इनका नाम शक्रादित्य बताया है। ह्वेनसांग जो चीन के एक यात्री थे, ह्वेनसांग ने इनका नाम शक्रादित्य बताया है। तीसरी बात, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी यही है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इस वंश के जो अंतिम सबसे मुख्य राजाओं में से एक हैं वो हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इन्होंने हूण जाति के जो लोग थे उनको पराजित कर भारत की रक्षा की थी। इन्होंने हूणों को हराया। हूण जो कि मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर जाति थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों से भारत की रक्षा की थी। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी उसका इन्होंने पुनरुद्धार कराया, जिससे कि जो स्थानीय लोग थे उनकी जल की पूर्ति होने लग गई। इनकी मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ये स्कंदगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के अंतिम ऐसे शासक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को संभाल के रखा। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वो गुप्त साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, इसलिए इनकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर चल पड़ा। इनकी मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। ये गुप्त साम्राज्य के सबसे मुख्य शासक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत से लेकर उसको शीर्ष तक पहुंचाया। अगला जो है वो गुप्त साम्राज्य के समय में कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास हुआ था उसके बारे में है। तो अपने लिखेंगे गुप्त काल में कला, विज्ञान एवं साहित्य का विकास।
सबसे पहले अपने इसके अंदर जानेंगे वास्तुकला के बारे में, जो कि निर्माण की कला होती है, वास्तुकला। वास्तुकला। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वास्तुकला के अंदर मंदिरों, धार्मिक स्थानों का निर्माण होता है, तो जो गुप्त साम्राज्य के जो मंदिर थे वो नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। तो अपने लिखेंगे गुप्त काल के मंदिर नागर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, प्रमुख विशेषताएं क्या थी इनकी, वो आपको मैं बताता हूँ। प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आधार पीठिका, आधार पीठिका। दूसरी, गर्भगृह, गर्भगृह। सभा मंडप, सभा मंडप। और शिखर, अंतराल। गुप्त काल के जो मंदिर थे वो नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते थे और इनकी प्रमुख विशेषताएं थी आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर और अंतराल। जो उस समय में प्रमुख मंदिर बने थे मैं उनका आपको नाम बताता हूँ। प्रमुख मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, ये वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थी। दूसरी जो चीज़ है वो होती है मूर्तिकला। मूर्तिकला, मूर्तिकला के जो प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर ये अत्यधिक विकसित थी वो थे मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र। तो अपने आप लिख देते हैं प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ एवं पाटलिपुत्र। उस काल की जो मूर्तियां थी वो धातु, पत्थर और मिट्टी से बनाई जाती थी। मूर्तियां धातु, पत्थर व मिट्टी की बनती थी। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो, और इस काल की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है उसकी रचना इसी काल में हुई थी।
शिव के, मैं तो यहाँ लिख सकता हूँ, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। और इनकी विशेषताएं क्या है, जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनकी विशेषताएं, तो यहाँ अपन लिखेंगे प्रमुख विशेषताएं। परिधानों की महत्ता, जो परिधान होते थे उनके वस्त्र जो उनको पहनाए जाते थे, यानी उनकी जिस तरह से सजावट की जाती थी उनकी महत्ता। पहली है परिधानों की महत्ता। दूसरा अलंकृत प्रभामंडल, अलंकृत प्रभामंडल। तीसरी विशेष केश सज्जा, विशेष केश सज्जा। और मुद्रा आसन, मुद्रा आसन। अगली जो चीज है वो है चित्रकला। चित्रकला, गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बाघ और अजंता की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। जो गुप्त काल की चित्रकारी है उसके प्रमुख उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। जो प्रमुख वहाँ की चित्रकारी के नमूने हैं वो अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या लिखेंगे 17 को चित्रशाला कहा जाता है। बाघ में 9 गुफाएं हैं जो तत्कालीन वेशभूषा, केश विन्यास एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देती हैं। बाघ में 9 गुफाएं हैं जो तत्कालिक वेशभूषा, केश विन्यास एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देती हैं। एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देती हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इन गुफाओं की? जो अजंता की, एलोरा, ये जो गुफाएं हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो है प्राकृतिक सौंदर्य और बुद्ध व बोधिसत्व का वर्णन। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं प्रमुख विशेषताएं। प्राकृतिक सौंदर्य, और बुद्ध व बोधिसत्व का वर्णन।
का वर्णन। नेक्स्ट जो है वो है साहित्य। साहित्य में क्या विकास हुआ था? वो साहित्य का अत्यधिक विकास गुप्त काल में हुआ था और प्राचीन भारत के जो विभिन्न युग थे, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष का काल, इन सभी में साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास गुप्त काल में हुआ था। इसलिए अपने यहाँ लिख सकते हैं साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। साहित्य का अत्यधिक विकास। और दूसरी, साहित्य में प्रयाग और मेहरौली आदि प्रशस्तियों की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। तो अपने लिखेंगे प्रयाग एवं मेहरौली आदि प्रशस्तियों की स्थापना। आदि प्रशस्तियों की स्थापना। साहित्य के अंदर इस काल में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई थी? तो अपने यहाँ लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। पहली जो है वो है शूद्रक, बराबर में जो शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। भास का स्वप्न दत्ता। भास स्वप्न दत्ता। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अमर सिंह का अमरकोश। अमर सिंह का अमरकोश। और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। नेक्स्ट जो है वो है विज्ञान। विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान का बहुत विकास हुआ। गुप्त काल में विज्ञान का अत्यधिक विकास की वराहमिहिर ने भारतीय एवं यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक तथा पोलिश का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रोमक तथा पोलिश का सिद्धांत प्रतिपादित किया।